हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट या यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये जो टेट या सी टेट के लिए ये पहला प्रैक्टिस सेट है। हम वन लाइनर क्वेश्चन भी लाए थे, अगर वो देखना हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन होगा और उसका आंसर दिया जाएगा। तो आप पेन लेकर और कापी लेकर बैठिए कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सीरियस हैं तो ठीक है, सीरियस हैं तो आप कापी ले लीजिए, पेन, और इसके बाद 30 नंबर तक आप नंबरिंग कर लीजिए। और उसके बाद हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दीजिए, देखिए आप कहाँ पर हैं। तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए। और टेट या ये जो सुपर टेट है और इसके बाद ये आपका सी टेट है, तो इनको ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सुपर टेट भी होने वाला है जो यूपी का होता है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आप अपने पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है वह अमूर्त चिंतन करता है, ये आपको बताना है। मूर्त चिंतन वो होता है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। अमूर्त चिंतन वो होता है जिसको हम देखते नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम सोचते हैं, विचार कर लेते हैं, वो होता है अमूर्त चिंतन। और जिसको देखकर उसको समझते हैं और बिना देखे जो करते हैं वो अमूर्त होता है। जिसको देखकर सोचते हैं वो मूर्त होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी प्रेक्षक अवस्था, डी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो होता है 11 वर्ष से ऊपर होता है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बच्चों को बांटा है, तो उसमें से पहला नंबर पर जो है वो कौन सा है? ये है संवेदी प्रेक्षक अवस्था, दूसरा पे है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरे पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथे पे आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसको मतलब सीरियल वाइज भी करने के लिए आपको दे देता है। तो इसका जो ये डेट है, डेट को आप जरूर याद करिए कि कौन सा कब से है, यहाँ से ये नोट कर लीजिए, ये पूछता रहता है बार बार। आगे देखते हैं नंबर 2। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट जो है अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है कोहलरबर्ग द्वारा, ऑप्शन 2 है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन 3 है स्किनर द्वारा, ऑप्शन 4 है पियाजे द्वारा। तो अभी आपने पढ़ा है तो आंसर हो जाएगा 4, पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की क्या की गई है? पहचान की गई है। बताया गया है कि 4 बच्चों में अवस्थाएं होती है जिसमें उनका विकास इस प्रकार होता है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार किससे संबंधित है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो निरंतर होती है, मतलब जो कभी नहीं समाप्त होगा तो उसका मतलब क्या होगा? वो निरंतर होगा। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा बी, तीसरे का बी आंसर। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक टीचर में निम्न में से किसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए? अगर प्राइमरी का टीचर है तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन 1 है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता,
ऑप्शन डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। छोटे बच्चे होते हैं उसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है। आप उसमें उनको ना मार सकते हैं, उनको प्यार से बहुत एक ही चीज़ें को बार बार बताना पड़ता है। अगर एक ही चीज़ को आप बार बार नहीं बताएंगे, आप गुस्सा करेंगे तो आपसे वो बच्चे सीखेंगे नहीं। तो आप सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता यही हो जाएगी कि आप में पहला तो धैर्य होना चाहिए और दूसरा क्या है, दृढ़ता होना चाहिए कि नहीं बच्चे क्या है सीख सकते हैं, ठीक है। बच्चे सीख सकते हैं अगर हम प्रयास करें तो ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही है। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के में सृजनात्मक का पोषण करता है? सृजनात्मक क्रिएटिविटी का पोषण कौन करता है ये बताना है आपको। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों में अंतर होता है दोस्तों। जो क्रिएटिव होते हैं वो बच्चे वो ये हो सकते हैं कि प्रतिभाशाली हो, ठीक है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे सृजनात्मक हो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि सृजनात्मक जो है का पोषण कौन करता है ये बताना है। ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन 2 है बी है प्रत्येक शिक्षार्थियों का अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करना एवं प्रश्नों करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, तो जो उसके इंटरनल टैलेंट है उसको आप बाहर निकालिए। अगर वो हारमोनियम बजा रहा है, अगर वो सिंगिंग अच्छा कर रहा है, वो डांसिंग अच्छा कर रहा है, तो इसका प्रतिभा आप जानते हैं अंदर तक इसका छिपा है, लेकिन उसको मौका दीजिए कि वो अच्छा से करे, ठीक है, तभी वो क्रिएटिव बालक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, उनको क्या करना चाहिए, प्रश्न करने का अवसर भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो आंसर तो यही ठीक लग रहा है। और आगे देखते हैं, विद्यालय जीवन के प्रारंभिक में उपलब्ध लक्ष्यों पर बल देना, नहीं ये सही नहीं होगा। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो बी ही सही होगा, ठीक है। बी आपका सही आंसर है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो वो बी है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना तथा प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों आप ये ध्यान रखेंगे कि इस समय जो हम लोग का सीजन चल रहा है, मतलब जो पेपर हो रहा है, उसमें आप हर चीज़ बच्चों पे डिपेंड है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है इस समय, जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित है। तो हम कभी भी बालक को ही ध्यान में रखकर आंसर करेंगे, बालक के विरोध में कोई भी आंसर नहीं करेंगे। आधा अगर समझ गए कि कोई भी काम करेंगे बालक 100 गलती करता है, लेकिन वो तब भी गलती उसकी नहीं मानी जाएगी। हर तरह से वो बालक के ऊपर है। बालक अच्छा है, आप भले खराब हो सकते हैं, टीचर भले खराब हो सकता है। तो बाल केंद्रित इस समय शिक्षा है, तो हमको बालक के ऊपर ही ध्यान रखकर क्वेश्चन करना है। आधा ये समझ लेंगे तो आधा आप क्वेश्चन उसी तरह सही कर देंगे। 6 नंबर देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। मतलब कोई घटना हुई, उसको देखा, उस पर उसने चिंतन किया, तार्किकता व्यक्त की, तो वो अवस्था पूछ रहा है, ठीक है। ये जब देखेगा कोई घटना को तभी, या किसी वस्तु को देखे तभी ये करेगा। तो ये क्या हुआ, मूर्त चिंतन हुआ। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। संवेदी प्रेक्षक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है एकदम स्टेज। तो आपका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही आपका आंसर होगा। आंसर 4 सही हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपना समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, जो उनका पीयर ग्रुप होता है, जो दोस्त होते हैं, उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगते हैं। किस अवस्था में ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन 2 है प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन 3 है सी है पूर्ण बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 7 का ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था में, ठीक है। 7 का ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ऑप्शन ए। और इसी को तूफान, और जो तूफान की अवस्था कहा जाता है, इसी किशोरावस्था को, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण खेल की विधि आधारित है।
निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, प्ले मेथड आधारित है किसमें, ये बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन डी है शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत पर। तो किस पे हो जाएगा दोस्तों, आपका सी सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दोस्तों जब कोई भी खेल होगा, अगर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, ठीक है, शारीरिक विकास भी होगा, उसका मानसिक विकास भी होगा, और इसके बाद उसका जो विकास में दोनों आते हैं, वृद्धि जाकर वृद्धि परिपक्व हो सकती है, परिपक्वता अवस्था तक वृद्धि जाकर रुक जाती है, लेकिन जो विकास होते हैं वो विकास जीवन प्रयत्न चलते रहते हैं। तो विकास और वृद्धि में यही अंतर है कि वृद्धि एक समय के बाद जाकर रुक जाती है जब परिपक्व हम हो जाते हैं, लेकिन जो विकास है वो अनवरत चलता रहता है, और वृद्धि जो होती है वो शारीरिक रूप से ज़्यादा होती है, ठीक है, शारीरिक रूप से जो विकास होता है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जो विकास होता है वो हर तरह से होता है, उसमें शारीरिक मानसिक सभी जो है गुणात्मक होते हैं, वो सब भी विकास आपके आ जाएंगे। तो ये जो होता है, जो खेल पद्धति है, खेल विधि जो है, खेल मेथड है, उससे क्या होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है खेल विधि या खेल शिक्षण। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है खेल के मैदान में, ऑप्शन 2 है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन 3 है अर्थात सी है गृह में, डी है ऑडिटोरियम में। तो किसमें किया जा सकता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बी आपका सही, विद्यालय एवं कक्षा में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में, आपका बी आंसर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे, नहीं आपका एक आध क्वेश्चन उसी तरह गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक संरचना, ऑप्शन 2 है अनुभव, ऑप्शन 3 है संतुलीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक संचरण, ठीक है, सामाजिक संचरण जो है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की ओर मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। कौन सी अवस्था है तो दोस्तों, तो इसमें आपको दे दिया है पियाजे की 4 अवस्थाएं, उसमें से एक को आपको बताना है। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 7 से 12, जो 7 से 12 है वो आपका मूर्त अवस्था जो था, तो वो वाला आपका आंसर हो जाएगा 7 से 12, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा आपका, कि विकास उकसाने या बढ़ावा जो होता है देने से नहीं होता। तो ए वाला आंसर आपका गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन 2 है पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन सी है वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ
रहना सीखना। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 13 का बी सही हो जाएगा। पुरुष चित्त और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या बी है ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर वृद्धि। ऑप्शन सी कह रहा है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 14 का आपका डी सही हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, विकास क्या होता है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन है उन्हीं की एक श्रृंखला है जिसे हम विकास का नाम देते हैं। आगे देखते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको। ऑप्शन ए है पूर्व बाल अवस्था को, ऑप्शन बी है उत्तर बाल अवस्था को, सी है शैशवावस्था को, ऑप्शन डी है ए सभी। तो 15 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। पूर्व बाल अवस्था को, खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहते हैं, तो पूर्व बाल अवस्था को कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि समूह में रहने की जो अवस्था है वो किसकी है, और इसके बाद अनुकरण करने की अवस्था किसकी है, प्रश्न करने की अवस्था किसकी है, और खेलने की अवस्था किसकी है। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा 16 का वो डी सही हो जाएगा, खेलने की अवस्था। ठीक है, कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, तो वो क्या है, खेलने की अवस्था नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन, उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन एक है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या, ऑप्शन डी है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो आंसर जो हो जाएगा 17 का फ्रेंड वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए है पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी है जीवन के साथ, ऑप्शन सी है प्राकृतिक के साथ, ऑप्शन डी है यह सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ए सभी। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्राकृतिक के साथ समायोजन सभी क्या होते हैं, ये सभी हैं आंसर व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन के। 19 नंबर क्वेश्चन, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक जो शिशु का भंडार है वो कितना होता है शब्दों का, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 शब्द, ऑप्शन डी है 10 शब्द। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा 100 शब्द। दूसरे वर्ष में अंत तक जो शिशु का आयु का शब्द भंडार है वो कितने वर्ष तक हो जाता है, कितने शब्दों तक हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही है 100। इसको याद रख लेंगे कि दूसरे वर्ष के अंत तक जो बालक होता है वो 100 शब्दों का भंडार हो जाता है। उसके मतलब वाक्य जो हैं वो 100 शब्द तक वो सीख लिया होता है, लगभग में 100 शब्द वो सीख लिया होता है। जैसे पापा मामा काका नाना, ऐसे चाचा दाऊ, ऐसे कुछ शब्दों को पा माँ ऐसे सीख लिया होता है। तो दूसरे जो होता है वर्ष के दूसरे वर्ष तक जो अंत तक वो बालक कितना सीख लिया रहता है शब्द, तो वो सीख लिया रहता है 100 शब्दों तक। इसको आप कई बार ये पेपर में पूछा है तो इसको आप याद रखिएगा। शर्म तथा गर्व
जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जो होता है वो किस अवस्था में होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था में, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था में। तो 20 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो 20 सही हो जाएगा, बाल्यावस्था में। ठीक है, शर्म और गर्व की जो अवस्थाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, का विकास किस अवस्था तक हो जाता है, तो वो बाल्यावस्था तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। मैकडॉल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिसे जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी है घृणा, ऑप्शन सी है आश्चर्य, ऑप्शन डी है भूख। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, आश्चर्य से। 21 का आंसर सी सही हो जाएगा, आश्चर्य से। व्याख्या देखते हैं, अरे व्याख्या नहीं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मूल विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मूल व्यवस्था क्या नहीं है। शैशवावस्था जो आपका होता है 0 से 2 वर्ष तक, ये आपका है। तो इसकी जो मूल विशेषता है वो आपको बताना है क्या नहीं है। ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों चिंतन वही कर सकता है जो थोड़ा बड़ा होगा, तो ये आपका सी सही हो जाएगा कि ये उसकी मुख्य विशेषता नहीं, उस समय बालक कुछ सोचने कुछ चिंतन करने लायक नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 22 का सी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत मतलब निरंतर होता रहता है और एक धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है कोलेसनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हरलाक। तो आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, स्किनर महोदय के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब तक होती है ये आपको बताना है। 24 का आंसर क्या होगा, तो इसका बाल्यावस्था जो होता है 12 वर्ष तक होता है। इसका आंसर बी सही है, 12 वर्ष तक। 21 वर्ष तो है नहीं, 5 वर्ष है नहीं, तो 12 वर्ष ही होगा। ठीक है, 25 का देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सा है ये बताना है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा। अधिगम और वृद्धि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ये ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। तो जो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी सही हो जाएगा। ठीक है, विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि बच्चे के आकार में वृद्धि होगा, उसके सोच में और समझ में वृद्धि होगा और उसके कौशलों में भी वृद्धि होगा, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो सब होता है विकास में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो वृद्धि होती है, वृद्धि की जब बात पूछी जाएगी तो वहाँ पे अधिकांश सेंस आप शारीरिक वृद्धि से लगा लेंगे, तो आप कर लेंगे। 27 नंबर, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है विकास से, ऑप्शन बी है बुद्धि से, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी है रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, तो आपका आंसर 27 का दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है। जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं आप में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। तो आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। 29 नंबर देखते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों में की जो रुचि है उसको बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, चयन करेंगे, ये बताइए। ऑप्शन ए है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इससे क्या रुचि बढ़ेगा, शायद नहीं। स्वयं गतिविधि करेंगे,
तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऑप्शन डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो वो ज़्यादा जो है क्या है उसमें रुचि लेंगे। कोई भी क्रियाकलाप कराएंगे अपने करेंगे तो वो तो कम देखेंगे, लेकिन वही क्रियाकलाप आप उनसे करवाइए तो वो ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी उपलब्धि क्या होगी? उसकी उपलब्धि क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 83। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 30 का सी सही हो जाएगा 120। अब इसको हम हल कर कर बता देते हैं आपको। दोस्तों जो बुद्धि लब्धि होता है, बुद्धि लब्धि के सूत्र होता है, अगर हम यहाँ बुद्धि लब्धि लिखते हैं तो इसका जो सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, मानसिक एज आप लिख लेंगे आयु, ठीक है, ये होता है, और बटा में होता है आपका तैथिक तिथि, तैथिक तिथि, और इसके बाद जो आयु होता है वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमए रहेगा, एमए इसको बोलते हैं सीए, ठीक है, क्रॉनिकल और मेंटल, और उसके बाद गुणे रहता है 100 का, मतलब 100 का जो गुणा रहेगा ऊपर रहेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब बुद्धि लब्धि निकालना है, तो यहाँ पे दिया है आपका एक बच्चे का मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष, कितना दिया है 12 वर्ष। तो आपका सूत्र जो आईक्यू बन रहा है, आईक्यू बराबर जो होता है बुद्धि लब्धि वो एमए बटा के गुणे सीए बटा के गुणे 100। तो आप यहाँ पे जो एमए मेंटल एज जो दिया है आपका 12 वर्ष है, तो यहाँ पे 12 वर्ष लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो लिखेंगे आपका दिया है 10 वर्ष, तो नीचे आप 10 वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है। आईक्यू बराबर आपका 12 गुणे 10 हो गया, और हम गुणा जब करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ये जो गुणा करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलेगा 100। तो आप इससे इसको कटा दीजिए, 1 से 1 कट गया, अब यहाँ नीचे बचा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो गया बटा के 1, तो 1 नीचे है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका जो आईक्यू आ गया वो कितना आ गया 120। तो ये आपका आंसर है। तो आप ये याद रखिए कि आईक्यू या बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटा के तैथिक आयु गुणे 100, जो गुणा करना है वो ऊपर ही करेंगे, इसको सूत्र में लिख लीजिएगा, इसमें से ही आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है, हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर हम आप लोग को साइकोलॉजी को पढ़ा सकें। एक खासकर आईक्यू का जो क्वेश्चन लाएंगे 10-20 क्वेश्चन उसमें करा देंगे, आप लोग का पूरा हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। सभी को नमस्कार। आप ध्यान दीजिएगा कि 30 मिनट भी नहीं लगा, आपका 30 क्वेश्चन हो गया है, तो इससे अच्छा क्या बात है, ठीक है। तो इस चैनल पे पढ़ाई ज़्यादा, बातें कम होती है, और हम खासकर बातें करते नहीं हैं।